सो आज हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स हम लोग ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी में देखा क्या होता है। बेसिकली डेरिवेटिव का मतलब होता है कि चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ओके, दैट इज अ डेरिवेटिव। dy by dx जब बोलते हो ना, तो दैट इज चेंज इन द y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट इज द डेरिवेटिव। जैसे मैं बोलूंगा dy by dt, दैट इज अ चेंज इन द y with respect to change in the t। ओके, तो आप लोगों ने जो डेरिवेटिव देखा था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसी का मैं यहाँ पे आज एप्लीकेशन देखने वाला है। तो जो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन होगा वो कुछ पार्ट्स में पढ़ा जाएगा। फर्स्ट पार्ट रहेगा द रेट ऑफ चेंज। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा दैट इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज। तो हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज किस तरह से मेजर किया जा सकता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के फॉर्म में मिलने वाला है। सेकेंड जो टाइप ऑफ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको द बोल सकते हैं इंक्रीजिंग, ओके, एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड टाइप जो हम लोगों को इसमें और थर्ड कैटेगरी जो पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, वो रहने वाला है हम लोगों के लिए टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, फोर्थ पार्ट रहेगा जो रहेगा दैट इज बेसिकली द मैक्सिमम एंड मिनिमम, जिसमें से ये पार्ट और ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द टेंजेंट एंड नॉर्मल, ओके, मैक्सिमम एंड मिनिमम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब तीनों पार्ट आप समझ सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इन तीनों से एक क्वेश्चन पूछता ही, मतलब दो क्वेश्चन एटलीस्ट रहेगा किस हर एक पेपर में। द जो लास्ट वन है वो है अप्रोक्सीमेशन। ओके, अप्रोक्सीमेशन मतलब आप अप्रोक्सीमेशन से, ओके, विद इन अ सेकेंड √3 का वैल्यू, √5 का वैल्यू, √7 का वैल्यू, 0.9 टू द पावर 11, 0.9 टू द और 1 by लाइक 10 टू द पावर 100। आप ऐसा बोल सकते हो क्यूब रूट ऑफ 0.3, ये सब विद इन अ मिनट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, विद हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेशन। और जो मैक्सिमम मिनिमा है ये आपको आइडिया देगा कि कोई भी फंक्शन कब मैक्सिमम जाएगा, कितने उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कब मिनिमम होगा। ओके, टेंजेंट नॉर्मल देगा कोई पॉइंट, कोई भी कर्व पे जो एक टेंजेंट पास करा उसका इक्वेशन क्या रहेगा, एक नॉर्मल पास करा उसका इक्वेशन क्या रहने वाला है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो है वो आपको सिर्फ ये बताएगा कि एक फंक्शन में यदि x आप इंक्रीज कर लाएगा, x1 यदि ग्रेटर है x2 से, तो उस केस में जो उनका वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x है वो ग्रेटर होगा f ऑफ x2 से। जब ऐसा कुछ हो रहा है तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसके रिवर्स में होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। ये मेन 5 पॉइंट है जो आपको इस टॉपिक में पढ़ने हैं। The first, rate of change; second, increasing and decreasing function; third, tangent and normal; fourth, maxima and minima; and the fifth is approximation. So if you know the approximation properly now, that there is no need of any calculator and any logbook. आप विद इन अ मिनट आप किसी भी कैलकुलेशन, कितने भी टफ कैलकुलेशन को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट डेरिवेटिव और विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पहले रेट ऑफ चेंज से। ठीक है, तो हमें दो तरह का चेंज देखा जाता है। एक चेंज को हम लोग स्लोप बोलते हैं और दूसरे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। और दोनों से आपको इस में अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो रेट ऑफ चेंज इज बेसिकली डिफाइन एज कि चेंज ऑफ, ओके, एनी क्वांटिटी with respect to time, with respect to time, that is called as what, the rate of change of that quantity.
ओके जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा कि dy by dt, इनका मतलब क्या होगा, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रेट ऑफ, ओके, रेट ऑफ चेंज, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ, और रेट ऑफ चेंज इन y, और आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ y लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y. Okay, now let's assume that y is a displacement. Okay, if I consider that, let y is displacement, y is displacement. In that case, if you do this rate of change of y means rate of change of displacement, at that time you can categorize this as a what, the velocity. मतलब आपको कभी भी वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपको रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा, और उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स को. ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है, बेसिकली वेलोसिटी क्या है, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, चलो मैं एक और रेट ऑफ चेंज निकालता हूं, सपोज मैं dv by dt निकालता हूं, dv by dt, कैन वी से दैट दिस इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ v, और v, लेट्स अज्यूम दैट हियर v इज वेलोसिटी, मैं मान रहा हूं कि v हमारा वेलोसिटी है, तो ये जो dv by dt है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड वी नो दैट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या हम लोग बोलते हैं, बोले इट इज एक्सेलरेशन, इट इज acceleration. So here we have the dv by dt, that is equal to what, acceleration. Okay, तो हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो सीखा है वो पहले अभी यहाँ पे रेट ऑफ चेंज से हम लोगों ने वेलोसिटी को डिफाइन किया, दिस इज बेसिकली चेंज इन द y coord, the displacement. Okay, it's the rate of change of displacement, that's why it is dy by dt. सेकंड हम लोगों ने देखा एक्सेलरेशन, दैट इज व्हाट, dv by dt. ये दो प्रॉपर्टी को हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है, और हम लोगों ने ये सीखा है यहाँ पे कि जो रेट होता है दैट इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, द पोजीशन, बट देयर इज वन मोर टाइप ऑफ चेंज, but that change is not called as a rate of change. Okay, most of the time it is called as a gradient, okay, or it is also called as slope. So when we talk about slope, it is also change of one quantity with respect to other. So this is a change of the other one quantity, that is dy. Let's assume the one quantity is y, another quantity is x, and x is what, here dx. Okay, so here slope is dy by dx. So this is called as a change of a quantity with respect to position. This is basically change with respect to position. So when any quantity changes their position or change take place with respect to position, such type of quantity is defined in the form of gradient. Clear? बट आप लोगों को दिमाग में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात चल रही होगी वो ये कि सर बचपन से हम लोगों को पढ़ाया गया है कि चेंज जो हम लोग डिफाइन करते हैं, ओके, चेंज तो हम लोग डेल्टा से डिफाइन करते हैं, और आप यहाँ पे जो चेंज डिफाइन कर रहे हो वो आप डी यूज कर रहे हो, ये क्या नया है? तो पहले बात समझ लीजिए, ये जो आप डेल्टा यूज करते हो इट इज यूज्ड फॉर लार्ज चेंज, ओके, जहां पे आप चेंज को देख मतलब डिफाइन कर सकते हो, ओके, इट इज अ लार्ज चेंज. और यहाँ पे जो डी जो होता है इट इज यूज फॉर चेंज ओनली, बट इट इज यूज फॉर वेरी वेरी ओके वेरी 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 स्मॉल चेंज. मतलब जब आपका बहुत एक इंस्टेंटेनियस बोल सकते हो, वेरी 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 स्मॉल चेंज, मतलब आप इस डी को यूज जब हम करते हैं इसको हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम में इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, ओके, इंस्टेंटेनियस. और इस डेल्टा को जो जब यूज करते हैं तो इससे जो हमें जो भी क्वांटिटी मिलते हैं उसे हम लोग एवरेज चेंज बोलते हैं. तो डेल्टा इज यूज्ड फॉर द एवरेज चेंज एंड डी इज यूज्ड फॉर द व्हाट, डी इज यूज्ड फॉर द व्हाट, द इंस्टेंटेनियस चेंज. जैसे मुझे मान के चलो कोई भी टैंजेंट का स्लोप निकालना है तो मैं उनके लिए एवरेज का फॉर्मूला नहीं लगा सकता क्योंकि हमें एक ही पॉइंट रहता है, उसी पॉइंट पे निकालना है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज देयर इंस्टेंटेनियस चेंज. सो दो चीज यहाँ पे याद रखना, डेल्टा भी चेंज से डिफाइन किया जाता है लेकिन वो चेंज हम लोग लार्ज के लिए यूज करते हैं जिससे हम एवरेज कैटेगरी में रखते हैं, और डी जो है वो भी एक तरह से चेंज के लिए डिफाइन किया जाता है
जिनको हम लोग इंस्टेंटेनियस चेंज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इतने सारे पॉइंट आप कॉपी कीजिए। ठीक है, so any question? Yeah, got this? Okay, dear. So remember only two and 3 points from this rate of change. One, when we have to define the rate of change, that must be with respect to the time. When we have to define the gradient, okay, in that it is a what with respect to the position. Okay, delta used for the large change, and it defined for, or it defined the term called as average. Okay, d is used for the what very small change, जिससे हम लोग instantaneous को मतलब instantaneous को define करता है, मतलब पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर पोजीशन पे डिफाइन होता है। तो आप ये 2-3 पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें एक बेसिक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा यहाँ पे dy by dx का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इफ y coordinate is changing with y coordinate is changing 8 times faster than x coordinate, then calculate dx by dy. Okay, this is the basic question. So tell me the answer in the chat box. Read the question. Read the question. In the question, you will get the answer. The y coordinate is changing, means change in the y coordinate. Okay, is 8 times faster than the x coordinate. That change in the x coordinate, so dx. Yes. So can we say that we have the here dy by dx, okay, equal to 8. We can write on like this also. The change in the y coordinate with respect to x coordinate is 8 times faster. Now, if I have to calculate dx by dy, that will be just the reciprocal of this 1 by 8. The answer is 1 by 8. Everyone clear with this part? Yes. Yes, Samyukta. The answer is 1 by 8. Okay. Now we'll solve a few questions related with this, the rate of change. Then we will move further. So before solving this, we will talk about few things, that is the area, volume. Okay. These two terms of the few figures. तो आप कुछ जो आप नॉन स्टैंडर्ड फिगर है उसका एरिया और वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट सर्कल area is, we know this, pi r square, volume nothing. Next, रेक्टेंगल और स्क्वायर का मैं नहीं बताने वाला हूँ, ट्रायंगल का भी नहीं मैं बताने वाला हूँ, आपको आता है। ठीक है, सर्कल के बाद मैं स्फीयर लेता हूँ। ठीक है, स्फेरिकल। लेट्स अज्यूम दैट द नेक्स्ट इज स्फीयर। क्या होगा एरिया? आरुष, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्फीयर? कितना होता है? 4 pi r It's 4 square. pi r square. Volume is 4 by 3 pi r cube. pi r cube. Okay, then cylinder. Radius r, okay, and height h. क्या होगा यहाँ पे एरिया? सर्कमफरेंस का एरिया इंटू
हाइट तो वॉल्यूम हो जाएगा, देन एरिया कितना होगा, सर्कमफरेंस इनटू हाइट, दैट इज 2 पाई 2 pi r r h, square h. 2 pi r h. Okay, what about the volume? Pi r square h. After that, the very important figure, the cone. Okay, let's assume that this is what, radius is r and height is h. So what is the area here? Area and the pi RL. slant height is what, L, or length जो है. So can we say it's a 2 pi RL? What about the volume? 1 by 3 Pi r square h. 1 by 3 pi r square h. Okay, after that, the cube, yes, what will be the area? X cube. Let's assume that this side is x. What about the volume? Yes, area is 6x square and the volume is x cube. X cube. Cube white, yes, for the cube white, 2 times LB plus BH plus HL. LB plus BH plus HL. And what about the volume? Length LBH. into breadth into height. LBH. So this few things you have to remember for this rate of change problem. If you recall all this, then सारे questions आपसे हो जाएंगे. And don't worry, I have so many different method to evaluate any type of the application of derivative problems. आप लोग उसका टेंशन ना लो, बताएंगे. चाहे मैक्सिमम मिनिमा हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, या चाहे वो आपका अप्रोक्सीमेशन हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पे आपको इतना ज्यादा सोचने के नहीं है. बस आपको बताऊंगा किस तरह से करते हैं, थोड़ा देखिएगा. बस बेसिक चीज जो मैं बता रहा हूँ उनको याद रखो, उससे से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे. चलो, आपने जब ये नोट कर लिया होगा तो मैं इनको अभी हटा देता हूँ यहाँ से. ओके, नाउ सो वी हैव हियर एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब. तो एक क्यूब बना लो पहले, ठीक है, एक क्यूब बना लीजिए. और इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है. वेरिएबल क्यूब है तो मैं वेरिएबल क्यूब की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, जो साइड है वो वेरिएबल है इनका. and let's assume that is x. Okay, is increasing at a rate of x 3 centimeter per second. Means what is the side of the cube? That means the x is increasing at a rate of what, 3 centimeter per second. So dx by dt is 3 centimeter per second. Are you clear with this part? Yes. How fast the volume of the cube increasing when the edge is 10 centimeter long. मतलब x के जगह x जब होगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, उस केस में उसका वॉल्यूम कितना होगा, किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा. तो we have to apply the formula for the volume. What is the formula for volume? That is x cube. And what we have to calculate? We have to calculate the how fast, means we have to calculate rate of change of volume. Means the our aim is to calculate dv by dt. This is our aim. So we have the volume here. Can we take the derivative with respect to what? Time. तो v का डेरिवेटिव टाइम मतलब आप यहाँ पे d of dt of this लेफ्ट साइड लगा दीजिए, d of dt of राइट साइड लगा दीजिए, दैट इज x क्यूब. ठीक है, तो d of dt of v कितना हो जाएगा, दिस विल बी dv by dt जो हमें निकालना है. एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स, पहले हमें क्या करना होगा, पहले मुझे पावर का डेरिवेटिव करना होगा. तब 3 पावर का डेरिवेटिव कितना होता है, व्हाट इज द पावर, द डेरिवेटिव ऑफ द पावर 3. सर 3 जो भी है वो लिखिए, उसमें एक काम कर दीजिए 3x स्क्वायर, और फिर उसके बाद पावर के बाद आप x का डेरिवेटिव दीजिएगा, दैट इज dx by dt. ओके, नाउ सो दिस इज 3x स्क्वायर इनटू dx by dt. So this is the rate of change of volume at any time. But we have at any time and for the any side, for the length of क्या बोलते हैं, कोई भी लेंथ के लिए जो है ना,
आपको ये dv by dt दिया गया है, लेकिन मुझे कब चाहिए, मुझे जब x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर होता है तब मुझे बताइए dv by dt कितना होगा। तो अभी यहाँ पे मैं dv by dt कैलकुलेट करूंगा जब x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगा, तो 3x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज dx by dt, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 3, तो यहाँ पे मैं 3 रख दूंगा, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 9 and 200, that will be 900, and don't forget to write down the unit, that is very important, तो वॉल्यूम का यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब और टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड, सो दिस इज द आंसर। ओके, Priya, tell me the given data, what we have here. Yes, जल्दी बताओ। dx by dt is 5. What is x here? Radius. Radius, ठीक है, तो you choose radius equal to x, ठीक है, no issue. So we have here the dx by dt, that is equal to 5 centimeter per second. This is very important, unit is very important. Okay, what is the question? A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second. Okay, at the speed of, means radius is keep changing. जब आप कोई एक लेक है, जब उसमें शांत लेक में पत्थर ड्रॉप करते तो वहां पे क्या फॉर्म होता है, रिपल्स फॉर्म होता है, कॉन्सेंट्रिक रिपल्स। तो ये जो आपको वेलोसिटी जो इनकी है मूव करने की, ये दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अभी क्या पूछा है क्वेश्चन में कि एट द इंस्टेंट when the radius of the circular wave is 8 से, मतलब रिपल्स का जो रेडियस, रेडियस मींस व्हाट, आप यहाँ पे dr by dt भी लोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, r ले लेते हैं हम लोग इनको ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, r ले लेते हैं। the radius is, I'll choose here r, so I'll take here the r। अब बोल रहा है कि if r equal to, or when r equal to 8 centimeter, when r equal to 8 centimeter, okay, then in that case how fast the enclosed area increasing, means हमें क्या कैलकुलेट करना है, यस श्रेया, क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, how fast the enclosed area increasing, means can we say that हमें dA by dt कैलकुलेट करना है, हाँ, ठीक है। अब आप मुझे बताइए जो रिपल्स फॉर्म होता है वो उसका शेप कैसा होता है, circle. सर्कुलर, और सर्कुलर का एरिया क्या है, Pi r square. पाई आर स्क्वायर, और मुझे जो निकालना है वो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं डेरिवेटिव जब लूंगा तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लूंगा, दोनों साइड, Time. तो मैं ये एक पैरामीटर मैं ऐसा एक कर देता हूँ, क्या ऐसा मैं लिखना गुनाह है क्या, दोनों साइड में डी ऑफ डी टी अप्लाई कर देता हूँ, इधर मैं एरिया लेता हूँ और इधर एरिया के बराबर कितना है, पाई आर स्क्वायर लेता हूँ, कोई तकलीफ है इसमें, नहीं ना। नहीं. ओके, तो वी हैव हियर डीए बाई डी टी जो मुझे चाहिए था। ओके, पाई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, तो 2r स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, पावर से दो रहता है उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2 पीछे आता है, जो है उसमें एक कम हो जाता है, दैट इज 1। अब पावर के डेरिवेटिव के बाद हम उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो r का कितना हो जाएगा, दैट इज dr बाई dt। बट मुझे ये dA बाई dt कब चाहिए, जब r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 8 है, लुक एट दिस स्टेटमेंट, व्हेन r इज 8 देन फाइंड आउट dA बाई dt, तो मैं dA बाई dt कैलकुलेट करूंगा, लेकिन r को मैं कितना रखूंगा, 8 रखूंगा, इनटू व्हाट इज dr बाई dt, दैट इज 5, ये कितना हो जाएगा टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद, can we say that we have the 80 pi and the unit of the area is centimeter square per second। अब बताइए इसमें कौन से मेथड में आपको प्रॉब्लम जा रहा है, श्रेया, अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, Yes. हाँ. ओके, ठीक है, इसको कॉपी कीजिए आप लोग जल्दी से। What is here, a ladder 5 meter long is leaning against a wall, the bottom of a ladder is pulled along the ground away from the wall। ओके, पहले एक तो वॉल बना लो, ठीक है, ये मान लो एक वॉल है,
और एक लैडर है जो इसके इस वॉल पे अगेंस्ट में लेनी, ओके, लेनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ऐसे, ठीक है, रखा हुआ। देखो लैडर का जो लेंथ है ये कभी भी चेंज नहीं करेगा। ये 5 मीटर है तो ये 5 मीटर ही रहेगा, इट वॉन्ट बी चेंज एट एनी टाइम, ये कभी भी चेंज नहीं करने वाला, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। नाउ लेट्स अज्यूम दैट दिस इज x and this is the y. So can we say this is 90 degree? So from here we have the one equation that is x square plus y square equal to 25. ये तो पहला इक्वेशन हम लोगों को है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब क्या दिया गया है नहीं दिया गया वो चीज हमें देखना है यहाँ पे। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब वॉल से आगे की तरफ खींचा जा रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, बट वाई कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली डिक्रीज करेगा, ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे आपको जो चेंज इन एक्स है, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स दे रखा है, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है वो इंक्रीज कर रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब जब व्हेन x equal to 4 meter, okay, then calculate 4 meter of the wall, how fast the height of the wall decreasing, okay, when the foot, हमें ये निकालना है then वो how fast, okay, the height of, how fast is its height on the wall decreasing, मतलब आपको ये निकालना है कि जो हाइट है ना इसका लैडर के ऊपर की तरफ, ये किस रेट से डिक्रीज करेगा, मतलब dy बाय, ओके, dy बाय dt क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना, ठीक है, dy बाय dt क्या आपको कैलकुलेट करना। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। ऑलरेडी मुझे एक इक्वेशन पहले से मिला हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। नाउ जो इंफॉर्मेशन जितने भी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो आई विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ the left side with respect to time, that is x square plus y square, and I will take the derivative of this, the right side with respect to time, okay। अब आप लोग मुझे बताइए, यदि मैं x स्क्वायर का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में करूंगा तो पहले पावर का करूंगा तो वो 2x हो जाएगा, फिर x का करूंगा वो dx by dt हो जाएगा, फिर y का मैं पावर का करूंगा दैट इज 2y हो जाएगा, फिर कितना होगा dy by dt हो जाएगा, और 25 में x ना तो x है ना y है ना t है, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम यदि इस सब का वैल्यू रखें तो 2x का वैल्यू कितना है, बोला गया कि व्हेन x इज 4, तो 4 लेता हूँ। dx by dt के वैल्यू कितना है, व्हाट इज dx by dt, दैट इज 2, सो यहाँ पे 2 ले लूंगा, देन प्लस 2y, ओके, dy by dt इक्वल टू 0, ठीक है। क्या हुआ? हाँ चंदन, आपका आवाज बहुत लो आ रहा है। सर सेंटीमीटर में दिया है वो, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पे मीटर में दे रखा है, ये भी मीटर में है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको चेंज कर लिया जाएगा, डोंट वरी, लास्ट में उनको हम लोग चेंज कर लेंगे, नहीं तो अभी भी चाहिए तो चेंज। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज अल्टीमेटली वो कैंसिल ही होने वाला है, y और x में कैंसिल ही हो जाएगा। तो रुको मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले ये y का वैल्यू ही निकाल लेता हूँ यहाँ से। सो कैन वी से दैट 2y dy by dt विल बी इक्वल टू माइनस 2x dx by dt, ऐसा लिख सकते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो dy by dt इक्वल टू कितना होगा, माइनस x अपॉन y dx by dt। बेसिकली आपका x मीटर में है, y भी मीटर में रहेगा, तो ये कैंसिल होकर के आपको जो यूनिट dx by dt का वही यूनिट आपको dy by dt का मिल जाएगा। बट अभी x और y निकालेंगे क्या, तो सिंस x इक्वल टू 4, देन आप y बताइए कितना होगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको 25 दिया है, x आपको 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कितना, 9, दैट इंप्लाइज y इक्वल टू 3। अब आपके पास x और y दोनों है, तो आप क्या कीजिए, dy by dt का वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज माइनस x कितना है आपके पास, व्हाट इज x यार,
जल्दी से बताइए कितना है x यहाँ पे? 4 और y कितना है यहाँ पे? 3 और dx by dt कितना है आपके पास? 2। तो कितना आ जाएगा dy by dt? That will be the -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, x मीटर में y मीटर में कैंसिल हो जाएगा, तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. बट माय क्वेश्चन इज हियर व्हाट आई विल टेक हियर, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड और +8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. बताइए, यहाँ पे ऑलरेडी जो डिक्रीजिंग वर्ड मेंशन है, तो how fast its height on the wall decreasing, so there is no need to take the minus again, so you just have to write down that will be 8/3 centimeter per second. So rate of the height decreasing, जब ऐसा पूछा जाए तो क्लियरली बताओ कि रेट ऑफ हाइट पूछता हो तो माइनस के साथ लिखते हैं, तो माइनस इंडिकेट करता है डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि डिक्रीज कर रहा है, इन दैट केस देयर इज नो नीड टू टेक द माइनस साइन. Everyone clear with this? Because most of the answer I am getting here, that is in the terms of minus, 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 everywhere there is minus. समझा दिया? हर एक बात में, हर एक माइनस प्लस साइन में, हर एक कुछ ना कुछ मतलब होता है, और वो जब दिया गया तो उसको सोचिए थोड़ा सा. समझ में आया दिया? Yes, sir. Okay. So a particle moves along the curve that is given here, 6y equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. So given we have here 6y equal to x cube plus 2 and y coordinate, change in the y coordinate, okay, with respect to x coordinate we have here 8. Now listen, there is no information, there is no any information we have in terms of what, in terms of time. So what we have to take here, we have to take the derivative with respect to time. कैसे करेंगे फिर? तो 6y इक्वल टू क्या है? x क्यूब प्लस 2. तो डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में भी लेना है 6y का, और यहाँ पे डेरिवेटिव जो लेना है वो x के रिस्पेक्ट में लेना है, और सॉरी टाइम में x के रिस्पेक्ट में, द राइट साइड ऑल्सो x क्यूब प्लस 2. 6 बाहर हो जाएगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाय dx. पावर का डेरिवेटिव, पावर पीछे जो टर्म है वो सेम, पावर में एक कम, दैट इज 2, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख लो dx बाय dx, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगी 0. बट वी हैव द dy बाय dx दैट इज 8. तो 6 into 8 इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाय dx कितना हो जाएगा 1. दैट इम्प्लाइज कितना हो गया ये, x स्क्वायर इक्वल टू 60. That implies x equal to plus minus 4. We have this value, x equal to plus minus 4. We have to calculate the points. Points मतलब x और y coordinate निकालना है. So we have the x equal to 4, okay, and we have another x equal to minus 4. So this x lies on this curve. तो आप इस कर्व पे डाल के y का वैल्यू निकाल लो. तो 6y equal to x की जगह 4 रखो, तो 4 क्यूब प्लस 2, तो 6y equal to 64 plus 2, so y equal to 66 by 6, that is कितना हो जाएगा 11. So we have the first point as x is 4, y is 11. What about second point? 6y equal to minus 4 cube plus 2, 6y equal to minus 64 plus 2, so 6y equal to minus 62. Okay, so what is the y equal to? Minus 31 by 3. So what is the coordinate here? That will be the minus 4 comma minus 31 by 3, and this will be the another coordinate. So these two are the answer for this question. Got this? Chaliye. Question is, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. So for question number 14, okay, give me a minute.
The given data we have here, dv by dt, the volume 12 centimeter. आप यूनिट से भी समझ सकते हो, ठीक है. The falling sand form a cone on the ground in a such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. So height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. This is also given. How fast the height of the sand cone increasing means we have to calculate dh by dt, dh by dt equal to what? When h equal to 4 centimeter. कब कैलकुलेट करना है dh by dt? When the h equal to 4 centimeter. Now, so if you look at this question, in the question, we have the information related with what? The volume of the cone. So can we apply the formula for the volume of the cone? Yes, if you apply the formula for volume of the cone, that is 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square h. Okay. We have to calculate dh by dt. So we don't want r in this. Okay. How many variables we have here? Right now I'm saying very important statement. Okay. If you understand this, then you can understand maxima and minima also. Because वहां पे भी आपको इतना कंफ्यूजन हो जाता है, इतने सारे वेरिएबल होते हैं कहने से बाद. इससे पहले आप वहां पहुंचे, उनसे मैं पहले आप यहाँ पे एक बार देख लो कि यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं. समीक्षा, हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव हियर? यस, am I audible, Samyukta? How many variables we have in this equation? Diya, how many variables we have here? So three variables. 3. Volume, radius and height. Listen, कभी भी आपको 3 वेरिएबल का इक्वेशन मिले तो प्लीज उसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. 2 वेरिएबल में कन्वर्ट होना कंपलसरी है. उसके लिए आपको यहाँ पे दे रखा है, व्हाट यू वांट, यू वांट h और यू वांट r. We want h because we have to find out dh by dt. So I have to remove r. So h equal to 1/6 r. From here, can we see that r equal to 6h? So if you put here 1/3 pi in the place of r equal to 6h, I will put here 6h whole square into h. So v equal to 1/3 pi into 36 h cube, h square into h. Now if you cancel this, we'll get here 12. So volume equal to 12 pi h cube. Now take the derivative with respect to time. Why? Because we have the dv by dt. So आप यदि टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हो यहाँ पे, that is dv by dt. यहाँ पे कितना होगा? d of dt of what? 12 pi h cube. But we know that 12 pi is constant, वो बाहर आ जाएगा. तो dv by dt that will be equal to 12 pi into, पहले डेरिवेटिव पावर का होगा तो 3 और पावर में एक कम, फिर h का होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, that is dh by dt. Now you have the everything here. You just need to put the values. dv by dt का वैल्यू पता है, that is 12. So 12 pi into 3 into what is h? कितने सेंटीमीटर पे? 4 पे, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यस, into dh by dt. और इनको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा. 1 अपॉन कितना आ जाएगा? 16 into 3 48. 1 upon 48 pi centimeter per second will be the answer for dh by dt. Unit is very important, and this will be the answer for this question. Got my point? Yes, sir. Okay. The total cost C of x, the cost in terms of x in rupees associated with the production of x is the unit of an atom is given by this. So C of x, we have here 0.007x cube minus 0.003x square plus 15x plus 4000. Okay. Find the marginal cost when x unit, so when 17 unit are produced.
जब 17 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है तो उस टाइम पे आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। ओके, तो व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट इज बेसिकली इट इज अ रेट ऑफ चेंज, or you can say that not a rate of change, very important. It is not a rate of change, it is a change of the cost function with respect to the given quantity or with respect to the per unit of an atom. तो यदि आपको मार्जिनल कॉस्ट कभी भी कैलकुलेट करना हो, दैट मार्जिनल कॉस्ट okay will be equal to, it is a change in the cost with respect to a given atom, so dc by dx. So we have d of x, what is c? That is given 0.007x cube, okay, minus 0.003x square plus 15x plus 4000. ओके, जब इनको डेरिवेटिव लोगे तो कितना हो जाएगा? 3 से इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.021 हो जाएगा, तो 21x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? 0.006x plus 15. Okay, and we have to calculate the marginal cost. This is in terms of the x, but when we have to calculate marginal cost when the 17 units are produced, तो marginal cost 17 units से produce होता है, तो x equal to 17 पे आप यदि calculate करोगे x equal to 17 कितना हो जाएगा? 0.021 into 17 square minus 0.006 into 17 plus 15. अब इनको कैलकुलेट करके आप मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है। What is marginal cost? इसके बारे में पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लाइक सपोज आप एक कोई कंपनी है, ठीक है, जो x यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक कॉस्ट सेट करती जा रही है c, ठीक है, तो जब आपको y यूनिट मान के चलो प्रोड्यूस हो जाता है तो उस टाइम पे कितना कॉस्ट चेंज हो चुका है, कितना कॉस्ट जा चुका और कितना कॉस्ट मतलब क्या बोलते हैं एक रेट से चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मतलब अभी यदि y क्वांटिटी के लिए निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, वेरिएशन विद x और y नंबर जाके पुट कर देंगे, जो कॉस्ट वहां पे निकलेगा दैट विल कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो मार्जिनल कॉस्ट ये सिंपल सा है, टोटल कॉस्ट चेंज होगा for the given value of an atom or for given value of an unit, that is called as what? Marginal cost. यहाँ पे वैसे भी आपने वही किया है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट को किसके रिस्पेक्ट में चेंज किया है? ये गिवन यूनिट के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो नियरली ये सब जो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसका आंसर नियरली 20 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। कितना आ रहा है? संयुक्ता 20.967. Okay, 967. Okay, this will be the marginal cost. कुछ यूनिट भी होगा क्या इसका? रुपीज पर आइटम। रुपीज पर आइटम होगा, सिर्फ रुपीज होगा। ये देखो x मार्जिनल कॉस्ट जो है ये हमारा किस में है? रुपीज में, और x हमारा यूनिट है। ओके, तो आप यहाँ पे लिखना चाहते हो वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट आप इतना मार्जिनल कॉस्ट इतना रुपीज लिखो तो भी चलता है, तो वो समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में ये पर यूनिट डिफाइन किया गया है। सो ठीक है, आप एक बार इनके सारे क्वेश्चंस जो बाकी के भी क्वेश्चंस है आपको एक बार देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं अगले क्लास में। एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड टेंजेंट और नॉर्मल। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, द only the 5 minutes for the concept and then for the numericals. So we'll do that thing in the next section. Bye bye everyone.